इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के बेद खूब जानता है। बिस्म अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैथ्स का चैप्टर सॉल्व कर रहे थे हम। पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी, तो दूसरी एक्सरसाइज पे आते हैं। दूसरी एक्सरसाइज जो है जी, इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जनरल मैट्रिक्स। इसमें दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स आई जे 3/4 यानी कि 3 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। देन शो दैट I3 इंटू ए करें तो आंसर ए आता है, और ए को I4 से मल्टीप्लाई करें तब भी ए आता है। तो आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0, ये इधर I3 लिखा भी हुआ, I4 जो होगा वो 4/4 का हो जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वैसे भी आंसर में फ़र्क नहीं आता, वही मैट्रिक्स रहता है जो पहले होता है। जैसे 1 से मल्टीप्लाई करने से किसी भी नंबर में कोई फ़र्क नहीं आता, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर वही नंबर रहता है जो पहले होता है। इसी तरह से सेम काम वो रियल नंबर्स में आइडेंटिटी जो होती है वो 1 होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और इधर मैट्रिक्स में आई जो मैट्रिक्स होता है वो I2 I3 I4 जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं। सेम काम, सेम ही आंसर आता है। तो सॉल्व करके भी देख लेते हैं। I3 हमने लिख लिया और ए लिख लिया। अब देखें जी, जो उसने तरतीब दी हुई है वही तरतीब इसमें हम जो होगा अप्लाई करेंगे। अगर ज़रब करते हुए तरतीब बदल लें तो आंसर फिर मुख्तलिफ आता है मैट्रिक्स के अंदर। रियल नंबर्स में आप देखें तो दो नंबर्स को आप ज़रब करते हुए तरतीब कोई भी लगाएं, उससे आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 ज़रब 3 करें या 3 ज़रब 2 करें, 6 ही रहेगा। लेकिन अगर आप मैट्रिक्स में ज़रब कर रहे हैं, काल्बों को ज़रब कर रहे हैं, तो फिर तरतीब से फ़र्क पड़ जाएगा। ए ज़रब ए बी का आंसर बी ए के बराबर नहीं आएगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है जी। तो ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होता है, जो वो मैट्रिक्स में अप्लाई नहीं होता। तो जो तरतीब है उसी में आपको लिखना पड़ेगा। I3 पहले है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे और ए मैट्रिक्स बाद में लिखेंगे। और अब देखें, उसने IJ की सूरत में दिया था तो हमने एक मैट्रिक्स उसका पूरा बना लिया। 3 रोज लिख ली ए के साथ और 4 कॉलम्स लिख लिए हैं। 1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, फोर्थ कॉलम हो गया। इसी तरह से नीचे की तरफ आएंगे तो ये सेकंड रो हो गई, ये थर्ड रो होगी, कॉलम उसी तरह से 4 तक चलते गए। इनको हम ज़रब करते हैं हम, तो देखें ये क्या होता है जी। रो जो होती है कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। यही पढ़ा हुआ है ना जी हमने कि कल भी मल्टीप्लिकेशन तो हमने की है पिछले एक्सरसाइज के अंदर भी। तो रो जो होती है, लास्ट क्वेश्चन में भी मल्टीप्लिकेशन ही थी। रो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होता है। तो A11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो A11 ही रह जाएगा, बाकी दोनों 0 से मल्टीप्लाई होंगे तो 0 हो जाएंगे। 0 से किसी भी रकम को ज़रब करें तो 0 हो जाती है। इसके बाद इसी तरह से जो है पहली रो जो है दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसको दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें जी, ये 1 से A12 मल्टीप्लाई होगा तो A12 ही रह जाएगा, बाकी जो होगा 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों 0 बन जाएंगे। इसी तरह से फिर थर्ड कॉलम से इसी रो को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा 1 से मल्टीप्लाई होकर, बाकी 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। इसी तरह से जब फिर फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये भी सेम ही काम हो जाएगा कि पहला एलिमेंट तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर दे देगा, जो भी था वही रह गया, बाकी 0 0 हो जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर जब ये हो गया आपके पास, फर्स्ट रो को सारे कॉलमों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब फिर जो होगा हम दूसरी रो को जो है, ये दूसरी रो, उसको तीनों कॉलमों से बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले से करते हैं तो ये देखें 0 से मल्टीप्लाई हो गए, पहला एलिमेंट 0 हो जाएगा, दूसरा एलिमेंट 1 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा A21, और तीसरा एलिमेंट फिर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसी तरह से यही रो जो है दूसरी वाली अब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे भी वही दूसरा एलिमेंट लिख हो जाएगा, बाकी पहला और तीसरा जो होंगे वो 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि पहले और तीसरे नंबर पे 0 था। इसी तरह से अब ये तीसरे कॉलम से दूसरी रो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फिर दूसरा एलिमेंट जो है A23 ये लिख हो गया,
बाकी ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएंगे। और ये फिर चौथा कॉलम जो होगा वो दूसरी रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दूसरी रो में दरमियान वाला एलिमेंट 1 है तो यहाँ से दरमियान वाला आ जाएगा, बाकी 0 0 हो जाएंगे। फिर ये दूसरी रो भी जब चारों कॉलमों से मल्टीप्लाई हो चुकी तो उसके बाद जो है तीसरी रो को जो होगा, ये तीसरी रो जो है वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी कॉलमों से बारी बारी, पहले से होगी, फिर दूसरे से होगी, फिर तीसरे और फिर चौथे से। तो पहले दो ज़ीरो हैं तो हर बार पहली दो तो 0 0 आ जाएंगे। ये देखें चारों कॉलमों में पहले दो 0 0 हो जाएंगे। और तीसरी एंट्री लिख हो जाएगी 3 1 थी, फिर 3 2 थी, फिर 3 3 थी। और जब चौथे कॉलम का तीसरा एलिमेंट देखा तो वो 3 4 था, तो ये लिख हो जाएगा। इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये ज़ीरो जमा होने से किसी में भी कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये A1 1 ही रह जाएगा, A1 2 ही रह जाएगा, A1 3 रह जाएगा, A1 4 रह जाएगा। इसी तरह से सारे ज़ीरो के अलावा बाकी सारा कुछ ऐसे ही लिख हो जाएगा। तो ये देखें यही A मैट्रिक्स था। तो ये प्रूव हो गया कि जब हमने आई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो फ़र्क कोई नहीं आया उसके ऊपर, वो ए का ए ही रहा। यही प्रूव करना था कि I3 इंटू ए जो है इज इक्वल टू ए है। और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है ए इंटू I4, वो इज इक्वल टू ए ही रहेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में लिखा गया है और 4 है, यानी कि 4 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। यहाँ पे एक ज़ीरो आगे और आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी नीचे एक ज़ीरो आ जाएगा। इस जगह पे जो होगा यहाँ भी एक ज़ीरो आ जाएगा और उसके बाद नीचे एक और रो आ जाएगी। जिस तरह एक कॉलम और आता जा रहा है एक रो भी और आ जाएगी, जिसमें पहले तीनों ज़ीरो होंगे, चौथे नंबर पे 1 आ जाएगा, तो वो I4 होगा। उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसी ही सिचुएशन बनेगी और वो सिर्फ और सिर्फ A1 ही आपको आंसर में आएगा, एक ही आपको आंसर में मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है इसी एक्सरसाइज का, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 4 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनका इनवर्स फाइंड करने के लिए कह दिया है। तो इनवर्स जो होता है वो बिल्कुल ये 2×2 के मैट्रिक्स हैं, आगे जाके वैसे 3×3 के भी आ जाएंगे, वो ज़रा लंबा काम होगा और आपके लिए न्यू भी होगा। ये 2×2 तो आपने खैर 9th क्लास में भी की हुई हैं इनवर्स के लिए। तो इनवर्स जो होता है वो अगर याद थोड़ा सा जहन में लेके आएँ तो इसको ज़रबी माकूस भी कहते हैं। ए के ऊपर -1 की पावर जो लगाई जाती है उसको ए इनवर्स कहेंगे। और ये बराबर होता था 1 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजाइंट ऑफ मैट्रिक्स, या उर्दू में आपने पढ़ा होगा 1/a का मक्ता ज़रब एडजाइंट ऑफ ए। तो हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, पहला नहीं मैं दूसरा सॉल्व कर रहा हूँ। तो हमने एक ये मैट्रिक्स लिया और क्या किया, उसका नाम हमने ए रख लिया, ठीक है जी। और अब हमने असल काम करना क्या है जी, ए का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहले तो डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है, या उर्दू में मक्ता पढ़ा हुआ होगा आपने। तो पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट साइन लगाएंगे, ये सीधी लाइनें जो होंगी वो डिटर्मिनेंट साइन को शो करेंगी, ठीक है जी। और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के इंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। डिटर्मिनेंट 2 जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है, तो यहाँ पे तो है ही 2×2 फिलहाल अभी। तो सिंपल सा काम है कि क्या करना है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसकी इंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। ये देखें जी -2 और 5 ये ब्लैक एरो जो है शो कर रहा है दोनों इंट्रीज जो प्रिंसिपल डायगोनल पे हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस की अलामत खुद लगाएंगे, फार्मूले में आएगी, डिटर्मिनेंट के फार्मूले में माइनस की अलामत लगाएंगे। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, जिसको आपने सेकेंडरी डायगोनल भी पढ़ा था, बहरहाल ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं ये रेड एरो शो कर रहा है, जिसको -4 और 3 है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इनटू में लिख देंगे। तो ये 5 2 टाइम्स 10 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गई, और ये माइनस माइनस प्लस हो गई, 4 3 टाइम्स 12 हो गया, 12 - 10 किया तो 2 आ गया, एक का डिटर्मिनेंट 2 आ गया। यहाँ पे ये भी सुन लें कि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर ये आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इनवर्स के लिए हम कह देंगे जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो हम कह देंगे ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका जो इनवर्स है एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये आ गया जी 0 हमारे पास, उसके बाद 2 आ गया, सॉरी।
अगर ये 2 आ गया है तो अब इसका एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। दो चीज़ों की ज़रूरत थी, एक डिटर्मिनेंट की, दूसरी एडजॉइंट की। अगर 0 आ जाता तो आगे काम ही नहीं करना था, अब करना पड़ेगा। तो एडजॉइंट में क्या करेंगे, एडजॉइंट में जो होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज वो आपस में जगह बदल लेती हैं। ये देखिए मैंने ये कलर चेंज करके कुछ कोशिश की है समझाने की आपको। ये जो थी ये प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज थी -2 एंड 5, इनकी जगह बदल जाएगी। 5 की जगह पे -2 और -2 की जगह पे 5 चला जाएगा। और जो है आपके पास नॉन डायगोनल एंट्रीज जो थी उनकी अलामत बदल जाएगी। जो जमा की 3 थी वो माइनस की 3 हो जाएगी। अगर ये भी जमा की 4 होती तो ये भी माइनस की 4 हो जाती। जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है उनकी अलामत ऑपोजिट होगी। ये नहीं है कि एक दूसरे से बदलेगी, बल्कि जो अलामत लगी हुई है वो ऑपोजिट हो जाएगी। जमा का 3 है तो ये माइनस का हो गया, माइनस का 4 है तो ये जमा का 4 हो गया। जमा लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं थी तो हमने नहीं लिखा। ये इन्वर्स अब जो है आपके पास फार्मूला लिखा कि इन्वर्स का फार्मूला होता है 1 बटा डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट। तो 1 ओवर डिटर्मिनेंट 2 आया था तो 1/2 लिख दिया डिटर्मिनेंट की जगह पे। ये एडजॉइंट हमने अभी निकाला था 5 - 3 4 -2 ये हो गया। और ये 2 जो है सबको डिवाइड कर देगा मैट्रिक्स के अंदर जाके। तो जो कहीं कटिंग होती होगी वो कटिंग कर देंगे। ये 4/2 वाली कटिंग हो रही थी, 2/2 वाली कटिंग हो रही थी, इनको कट कर दिया, बाकी वैसे ही आ गया। थर्ड वन में देखें तो यहाँ पे जो एंट्रीज दी हुई हैं आयोटा फॉर्म में दी हुई हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा आपने 9th क्लास में ही पढ़ लिया था। क्या होता है कि आयोटा जो है वो -1 अंडर रूट को कहते हैं, इमेजिनरी नंबर होता है। और एयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। याद कर लें, वो आपने पीछे पढ़ा हुआ है सारा। और इसमें भी आप चैप्टर नंबर 1-2 के अंदर पढ़ लेंगे दोबारा से भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी। तो खैर ये इनको उसी तरह से तरीका वही जो है करते हुए सॉल्व करते हैं। तो ये पहले मक्ता निकाला जाएगा, डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा। 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 आयोटा माइनस आयोटा ये डायगोनल एंट्रीज हो गई, माइनस लगा और नॉन डायगोनल एंट्रीज आ गई। नॉन डायगोनल एंट्रीज आयोटा और आयोटा हैं वो आ गई, रेड एरो शो कर रहा है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगी। 2 1 टाइम्स 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से यहाँ भी ये जो है आपके पास आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ये स्क्वायर के बाद इनको जब सॉल्व किया तो ये बन गया 2 आयोटा माइनस का और 1 आयोटा स्क्वायर माइनस का, माइनस के 3 आयोटा स्क्वायर हो गए। इसको जब सॉल्व किया हमने तो ये -3 ऐसे ही आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि -1 होती है, और वो पुट करने से ये मल्टीप्लाई किया तो ये +3 आ गया। तो डिटर्मिनेंट इसका हमारे पास आ गया 3। उसके बाद एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट में क्या करते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदलते हैं। तो ये माइनस आयोटा ऊपर चला जाएगा, 2 आयोटा माइनस आयोटा की जगह पे आ जाएगा। ये देखें इनकी जगह बदल जाएगी, बाकी एंट्रीज की अलामत बदलेगी। आयोटा दोनों जमा के थे, दोनों माइनस के हो गए। उसके एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट का इन्वर्स का फार्मूला लिखा 1 ओवर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट। ये फार्मूला लिखने के बाद वैल्यूज पुट कर दी। डिटर्मिनेंट 3 आया था ये देखें, और ये एडजॉइंट था, ये एडजॉइंट यहाँ पे पुट कर दिया। ये 3 जो होगा सबके को डिवाइड कर देगा, कहीं भी कटिंग नहीं हो रही। बस यही आंसर फिर हो गया हमारे पास, सबके नीचे 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इसका जो फोर्थ पार्ट है तो ये देखें ये आगे सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। ये देख लें, जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, नॉन डायगोनल्स को किया ये भी 6 आ गया। फार्मूले की माइनस दरमियान में लगेगी, 6 - 6 करेंगे 0 हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये यहीं पे ख़त्म हो गया। जस्ट एक क्वेश्चन आपके लिए रहा है इसका फर्स्ट पार्ट, बाकी सारे मैंने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहते हैं सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको सॉल्व करें। ये 3 पार्ट्स हैं इसके अंदर, तो इनमें से एक मैंने सॉल्व कर दिया है। x1 और x2 वेरिएबल के तौर पे आ रहे हैं, जो तीसरा है उसमें x और y आ रहे हैं। ये क्वेश्चन भी आपने
नाइन्थ की 1.6 के अंदर सॉल्व किए हैं। अब दो तरीके से किए थे वहाँ पे आपने एक था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, दूसरा था क्रैमर रूल। यहाँ पे उसने कोई भी रूल नहीं पूछा तो हमने इन्वर्जन मेथड से ही इसको सॉल्व फिर कर दिया है। अगर कहेगा क्रैमर रूल तो फिर वो लगाना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे क्वेश्चन जो था क्रैमर रूल से नहीं था बल्कि वैसे ही था, तो हमने इन्वर्जन मेथड यूज़ किया। पहले क्या किया जी, इनके जो थे कोफिशिएंट्स उनको एक मैट्रिक्स की सूरत में लिख लिया, 4 3 3 और ये -1 हो गया। माइनस के बाद कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 आ जाएगा ना x2 का। वेरिएबल जो थे यहाँ पे वो xy नहीं थे बल्कि x1 था और x2 था, वो उनका अलग मैट्रिक्स बना लिया और कॉलम की सूरत में लिखा जाएगा ये। और जो कांस्टेंट्स हैं उनको एक कॉलम की सूरत में अलग मैट्रिक्स में लिख लिया जो कि 5 7 था। तो ये जो बड़ा मैट्रिक्स बना है कोफिशिएंट्स वाला, इसको हम लेट कर लिया हमने। ए जो वेरिएबल थे उसको कैपिटल एक्स और जो कांस्टेंट थे उसको कैपिटल बी। तो अब देखें ये ए एक्स इज इक्वल टू बी हो गया। हमने आंसर जो निकालना है वेरिएबल्स का निकालना है। वेरिएबल्स का मतलब है हमने कैपिटल एक्स का आंसर निकालना है। कैपिटल एक्स का आंसर निकालने के लिए ये जो ए है हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। ये हमने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। मगर ये मैट्रिक्स हैं तो मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड, मैट्रिक्स को आपस में डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि मैट्रिक्स जो डिनोमिनेटर में होगा उसको उठा के न्यूमिनेटर में ले जाएंगे। और जब रकम को, किसी भी रकम को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं, जैसे ये बटे के अंदर a था तो ये जब न्यूमिनेटर में जाएगा बटा ख़त्म करेंगे तो पावर की अलामत बदलती होती है। आपने पिछली क्लासेस में ये चीज़ पढ़ी हुई है। तो a की पावर 1 थी, ये जब ऊपर जाएगा तो a की पावर -1 हो जाएगी। तो इसलिए -1 का मतलब होता है a का इन्वर्स, तो ये a का इन्वर्स बन गया और b बन गया। इस साथ में ये ख्याल रखें, ये तो क्वेश्चन सारे एक जैसे हैं, आगे जाके आएंगे कहीं पे क्वेश्चन तो वहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा कि ये जो है आपने ये ए इन्वर्स जो है लेफ़्ट साइड पे ही लिखना है। अगर राइट पे लिखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो अप्लाई नहीं होता, इसलिए फिर आंसर गलत आएगा। तो ये लेफ़्ट पे ही लिखना है क्योंकि इधर देखें तो यहाँ पे ए जो था लेफ़्ट पे ही था तो बी के भी लेफ़्ट पे ही आएगा ए का जो इन्वर्स है। अगर आप इसको राइट पे लिख देंगे तो आंसर गलत मिलेगा आपको, सही नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है। तो अब खैर ये अब ए का मैट्रिक्स लिख लिया 4 3 3 -1 ये हो गया। इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये -4 हो जाएगा। माइनस फार्मूले की लगेगी, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। -4 और -9 मिलके -13 हो जाएंगे। अब अर्जाइंट लेते हैं, अर्जाइंट में डायगोनल एलिमेंट्स की जगह बदलते हैं तो जगह बदली, -1 ऊपर चला गया और 4 की जगह पे 4 जो है -1 की जगह पे आ गया। और इसी तरह से 3 जमा का था माइनस का हो गया। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की अलामत बदलते हैं, वो अलामतें हमने बदल दी यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास अब ए का इन्वर्स जो है, क्योंकि हमें इन्वर्स चाहिए था तो इन्वर्स बन जाएगा 1/डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाई अर्जाइंट। डिटर्मिनेंट निकाला था 1/13 आया था, अर्जाइंट निकाला है ये -1 -3 4 आया है। तो इसको अब हल कर लेते हैं हम। ये जो है 1/-13 ये अर्जाइंट लिख लिया साथ में। अब देखें अगर तो इन्वर्स निकालना हो तो ये 13 सब के नीचे चला जाएगा, 1/13 3/13 3/13 और -4/13 हो जाएगा। मगर हमें जो था चाहिए, हमें चाहिए था बी के साथ ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई करना था हमने। तो मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, बाद में वो जो होगा बाहर वाला 13 उससे डिवाइड बाद में कर लेंगे। तो बी क्या था 5 और 7 था, इसी रह जाएगा इस तरह से मल्टीप्लाई करना, नहीं तो 13 जो होगा बटे में आ जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगी, ज़रब करना ज़रा मुश्किल लगेगा। तो ये 5 7 7 लिख लिया। ए इन्वर्स बी जो है ये इन्वर्स की सारी वैल्यू हो गई, इतनी सारी जो है, और ये छोटा मैट्रिक्स जो है बी वाला हो गया। तो पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का तरीका वही जो पिछले क्वेश्चन पहले में भी किया था, वही है कि रो जो है कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, +-5 एक बार 5, फिर +-7 3 टाइम्स 21, और इसी तरह से फिर जो है ये दूसरी रो जो होगी ये भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 3 टाइम्स 15 +-15 हो गया, +28 हो जाएगा, 4 और 7 मल्टीप्लाई हो गया। इनको सॉल्व करेंगे ये तो -26 हो गया। इसी तरह से ये सॉल्व किया, -15 + 28
तो ये 13 हो जाएगा। अब देखें जी, ये ए इनवर्स बी था, जो ए इनवर्स बी था क्या कैपिटल एक्स को कहा गया था। अगर गौर करें तो ये देखें ए इनवर्स बी कैपिटल एक्स था, और कैपिटल एक्स क्या था, ये x1 और x2 वाले मैट्रिक्स को कहा गया था। तो ये x पहले लिख लिया, फिर हमने x1 और x2 इसका लिख लिया, और ये 13 जो है अब डिवाइड हो जाएगा दोनों नंबर्स के साथ, 26 ओवर -13 और 13 ओवर -13। अब ये माइनस से माइनस कटेगी, 13 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया, इसी तरह इस 13 को 13 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। एक प्लस में थी वैल्यू, एक माइनस में थी, तो इसलिए माइनस का 1 आएगा। देखें दो मैट्रिक्स आपस में बराबर नज़र आ रहे हैं हमको, तो इसका मतलब ये है कि फिर क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज बराबर होंगी, यानी कि x1 जो है 2 के बराबर हो जाएगा और x2 जो है वो -1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर आ गया। और बाकी क्वेश्चन जो हैं, दो पार्ट्स जो हैं इसके, वो भी बिल्कुल इसी तरह से आपने खुद अब सॉल्व करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी, ये इसको चेक करने का भी ये तरीका होगा कि आप अगर ये x1 और x2 की वैल्यू जो है, जो कि 2 और -1 आई है, दी हुई इक्वेशन में पुट कर दें तो आंसर राइट साइड के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे 2 पुट करें और इधर -1 निकला था x2 की वैल्यू, वो पुट करें। यहाँ पे 2 पुट करेंगे, x1 की जगह पे 4 2 बार 8 हो जाएगा, और x2 की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये 3 1 टाइम्स 3 और माइनस का 3 हो जाएगा, -1 पुट किया था। 8 -3 करेंगे तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह से पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है, खुद ही चेकिंग आप कर लोगे बैठे बैठे पेपर में। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, ए बी और सी मैट्रिक्स दिए हुए हैं, कहता है फिर वैल्यूज फाइंड करें। ये नीचे 3-4 क्वेश्चन बिल्कुल इजी से दे दिए हैं, पहली एक्सरसाइज में भी ऐसे थे। a माइनस बी करें या b माइनस ए करें, या a माइनस बी इंटू माइनस सी करें, या a माइनस बी माइनस सी करें। तो जहाँ पे ब्रैकेट्स का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ये है आपने करना जी कि पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हल करना है, उसके बाद जो होगा ब्रैकेट वाले हिस्से के बाद जो आंसर आ जाएगा उस आंसर को फिर बाहर वाली रकम से सॉल्व कर देना है। बिल्कुल सिंपल सी, ये सारे तकरीबन माइनस ही हो रहे हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो मैंने 4th पार्ट कर दिया, वैसे तो आपने 9th में ये अच्छी तरह से किए हुए हैं क्वेश्चन, काफ़ी सारी प्रैक्टिस थी वहाँ पे इस तरह की। तो a माइनस बी माइनस सी था ये, तो मैंने भी लिखा a माइनस बी माइनस सी। तो a पहले है तो a का मैट्रिक्स पहले लिख दिया, फिर माइनस लगाई, आगे ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट लगा दी, फिर b है तो b का मैट्रिक्स लिख दिया, फिर माइनस है तो माइनस लग गई, फिर c है तो ये c का मैट्रिक्स लिख दिया और ये ब्रैकेट बंद हो गई। अब इनको ये ब्रैकेट के अंदर वाली रकमों को पहले सॉल्व करते हैं, बाहर वाली वैसे ही आ गई है। तो ये 2 -1 ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स या एंट्रीज जो हैं वो आपस में माइनस, ये माइनस का साइन जो है माइनस करवा देगा इनको। 2 -1 करेंगे तो ये 1 आ गया, 1 -3 करेंगे, ये 1 -3 किया तो ये -2 आ गया, फिर -1 और ये माइनस मिल के प्लस हो जाएगी, -1 + 2 तो ये +1 आ जाएगा। इस तरह से ये 1 प्लस ये फिर माइनस प्लस हो जाएगा 1, ये भी 2 आ गया। इसी तरह से 3 -2 करेंगे 1 आ जाएगा, 0 -4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस तरह से ये तीसरी रो को भी सॉल्व कर लिया जाएगा। ये आ गया जी हमारे पास आंसर उसका। फिर बाहर वाली रकम के साथ इसको सॉल्व कर देंगे तो ये फिर माइनस ही हो रही है, 1 - 1 0 हो जाएगा आंसर, -1 और ये माइनस +2 हो जाएगा, -1 + 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 -1 करेंगे तो ये फिर 1 आ जाएगा, 3 -2 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से फिर उसके बाद ये हो जाएगा, 5 -4 करेंगे 1 आ जाएगा, और फिर 3 माइनस जो है ये सॉरी -1 और प्लस ये प्लस हो जाएगा, -+4 3 आ जाएगा, और फिर ये इसी तरह से जो है नेक्स्ट वाला 0 के साथ जो है -+2 हो गए, ये 2 आ गया, और 4 -2 करेंगे तो ये हमारे पास 4 -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आज का काम हो गया, 4 क्वेश्चन कर लिए हमने जो है, ये 3.2 एक्सरसाइज है, इसके 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इन 4 को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कुछ कल देख लेंगे, कुछ फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे।
ये थोड़ा थोड़ा काम ऐसे साथ साथ करते जाएं तो आसानी से आप जो होगा तैयार कर लोगे। बिल्कुल देख लें, थोड़ा थोड़ा काम करवा रहा हूँ तो साथ साथ इसको सॉल्व करें, लिखें। जो बात नहीं समझ आती तो दोबारा पूछ लिया करें, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट डे दोबारा पूछ लिया करें। अल्लाह हाफिज़।